जवाब दे देते हैं। तो आज जो है हम ऐसे ट्रिक को बताएंगे कि किसी भी प्रश्न में उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बने रहिएगा। और एमसीक्यू है आज, तो आप लोग कमेंट करते जाएंगे राइट आंसर का। ठीक है, देखते हैं। और आज का जो है आप लोगों के लिए जो है आज का क्वेश्चन है कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए मन से कभी मत हारिएगा, मन से कभी मत हारिएगा। इस तरह से याद रखिएगा। हाँ, और याद रखेंगे आप कि इसमें मैं बता दूं कि किसी भी काम को अगर आप चाहते हैं किसी काम में सफल होना, या तो उसमें पूरी जान लगा दे या फिर उसे जाने दे। यहाँ से मोबाइल, ठीक है। तो हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं इसी के साथ। तो मन से मत हारिए कि हाँ मेरा नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ऐसी बात जो है अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं यदि आप ठान लिए तो बिल्कुल आपके लिए संभव है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यहां से हम लाते हैं क्वेश्चंस। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन जो है आपने जवाब दीजिए और मैं जो है कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा इससे। चलिए पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आज एक क्लास जो है बाय ट्रिक पे कैसे रहेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो अक्सर आप जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूं इसके बाद फिर आप जो है कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और बाय ट्रिक देखिएगा, इस ट्रिक को याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपका। हाँ, अभी तो इसको मैं बाद में समझाता हूं। तो ये ट्रिक है, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूं अभी। तो ट्रिक जो आपका आज का होगा वो ट्रिक क्या रहेगा याद रखिएगा। वो ट्रिक है उड़ान। वो ट्रिक है आपका उड़ान। उड़ान शब्द याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, गर्दा उड़ा देना है। याद रखिएगा, गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में। तो उड़ान शब्द से देखिएगा आप कैसे याद रख सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे यू आया है और यहां डी आया है। तो डी का मतलब हो गया दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, यहां से आप डी को याद रख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए देखिए डी के आगे यू है, इसका मतलब हो गया आपका यहां पे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस से बने चश्मे का यूज किया जाएगा दूरदृष्टि को दूर करने के लिए। और आप बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसा लग रहा है, आप बताते चलिएगा। और यहां आप देखेंगे एन है, एन का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। एन का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और इसे दूर करने के लिए जो है आप देखेंगे ए है, और ए का मतलब अवतल लेंस। और अवतल लेंस से जो है, अवतल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। बताइए एग्जाम में अब आप मिस्टेक कर पाएंगे? आपसे मिस्टेक होगा एग्जाम में। उड़ान शब्द याद रखिएगा, और उड़ान से जो है इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप देख लेंगे दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और यहां निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। हमने जो है उड़ान शब्द में ही इसको उड़ा दिया, उड़ान शब्द से ही इसको उड़ा दिया। तो ऐसे ही आज जो होगा क्लास ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस याद करा दिए जाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एग्जाम में आप जो है 100% एमसीक्यू तो आपका सही होगा, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। आप आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। आज का सेशन जो है वो पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को उठा लिया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, सी छूट गया है, TRICK। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक सही होना चाहिए, ट्रिक का स्पेलिंग हमें ध्यान नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़िए। यहां आप देखेंगे लोहा को हम लोग जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा पे जिंक का जब लेप करते हैं तो इस क्रिया को कहते क्या है? तो ये देखेंगे गैल्वेनीकरण उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। याद रखेंगे और देख लेंगे, यही है जिंक, ठीक है। और इस चीज को हम लोग कर देते हैं लोहा पे जब लेप लगा देते हैं तो ये गैल्वेनीकरण कराता है ये प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। चलिए सर इसको इरेज किया।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां करना पड़ेगा। चलिए, हाँ नेक्स्ट आएगा, ये वाला नेक्स्ट होगा। चलिए, और अगला प्रश्न जो है आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे मक्खी बैठी है, अब चलेगा। चलिए, यहां पे क्वेश्चन आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड का आप देखेंगे फॉर्मूला जो होता है AgCl होता है, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो सिल्वर आप देखे होंगे, सिल्वर तो ऐसे ही देखने में ही उजला दिखता है, श्वेत दिखता है, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे उसका पाउडर जो है, चूर्ण जो है व्हाइट रंग का है, और आप इस तरह से श्वेत रंग को बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होगा व्हाइट होगा। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा। इरेज करना पड़ेगा इसको, बार बार बैठ जाइए इस पे। चलिए, हो गई। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया कि यहां पे जास्ता, जास्ता क्या हुआ है सर? हाँ, तो यहां पे देखेंगे जास्ता, जास्ता का मतलब होता है जिंक, और यहां पे देखेंगे ये जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो फार्मूला होता है वो होता है HCl। और कह रहा है कि इनकी जगह अब क्रिया कराया जाए तब क्रिया के फलस्वरूप यानी इसके बाद जो है निम्न में से हमें कौन सा गैस बनता है। आप देख लेंगे यहाँ पे ये है आपका जिंक, ठीक है, और जिंक को आपको रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब ये रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे यहाँ जिंक और यहाँ हाइड्रोजन है, तो जिंक पे +2 होता है, इस तरह से ये बनेगा जिंक Cl2 प्लस यहाँ पे H2O। ये यहाँ से इस गैस जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। आप इसे बैलेंस करने के लिए देखेंगे यहाँ Cl2 है तो आप यहाँ 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। आप देखिएगा पहले कि आपको ये कैसे समझ में आ रहा है कि बनेगा, तो देख लीजिए Zn है, इसकी वैलेंसी +2 होता है, और यहाँ से आप क्लोरीन का जो होता है माइनस होता है, और ये फिर आप जो है ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ लगेगा, और प्लस वाला जो है माइनस वाले के साथ लगेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ZnCl, तो यहाँ Cl के साथ जो है Zn के ऊपर जो है वो लग जाएगा यहाँ पे, और एक के लिए लिखते नहीं उसको छोड़ देते हैं, तो ZnCl2 हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं जिंक को जब हम HCl के साथ अपक्रिया कराएं तो यहाँ पे निकल गया जिंक क्लोराइड, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गया। तो कौन सा गैस बना? हाइड्रोजन गैस बना। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका वो यहां से, अगला प्रश्न जो है आपका वो यहां देखेंगे, वो आ गया बोर्ड पे। अगला प्रश्न देखेंगे और आपको जो है ये पढ़ाया गया है कि यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में, यहाँ बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक दहन की अभिक्रिया है। दहन याद रखिएगा, दहन का अर्थ होता है जलना, दहन का अर्थ होता है जलना, तो ये याद रखेंगे, दहन का अर्थ होता है जलना। तो याद रखेंगे यहाँ बोल रहा है जल का उबलना, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जलने की बात नहीं है। मोम का पिघलना, इसमें भी जलने की बात नहीं है। और ये देखिएगा पेट्रोल का जलना, ये होगा दहन अभिक्रिया का उदाहरण। और इस तरह से जो ऑप्शन है इसका सी वो राइट आंसर होगा। आप लोग बने रहेंगे, इस क्वेश्चंस के बाद भी हम जो है अपने तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे और बताएंगे आपको कि अगला जो होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इजी है आज का, देखेंगे आप, बट इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ खाद आपको दिख रहे हैं, ये खाद देखेंगे, खाद। तो खाद जो है क्या होता है देखेंगे आप कि साग सब्जियों का जो है विघटित होकर, विघटित मतलब टूटकर सड़ जाता है, जो गल जाता है, और उसके बाद आपका कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब खाद। यहाँ पे खाद बनना जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है, तो मैं इसको जो है समझाने के पहले आपको दो चीजें बताऊंगा कि आप एक देखे होंगे, आपको पढ़ाया गया ऊष्मा शोषी, आपको बताया गया होगा
उष्माशोषी, उष्माशोषी, जिसे आप यहां से इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के नाम से आप जानते हैं। यहां पे देखेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप पढ़े होंगे। मैं नाम में ही बता देता हूं, आपको याद रखिएगा। यहां से देखेंगे कि इसमें शोषी है, यानी सोख लेना, जिसमें उष्मा जो है, जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ेगा, जो उष्मा सोख लेगा वो होगा उष्मा शोषी, और जिससे जो है उष्मा बाहर निकलेगा वो होगा उष्मा छेपी। तो आप कभी देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, जब आपके गांव में सड़े गले चीजों को एक जगह फेंक दिया जाता था और गलती से वहां से जब आपका पैर वगैरह पड़ता था तो थोड़ा सा हीट महसूस होता होगा, गर्म महसूस होता होगा। आप गांव में गोबर वगैरह देखे होंगे, गोबर में भी आपका पैर पड़ता है तो क्या लगता है, हीट लगता है, गर्म लगता है, यानी कि उससे जो है हीट बाहर निकलता है। तो इस तरह से जो है आप देखे होंगे पुआल जो आपके यहाँ होता है, वो सब भी चीजें क्या होती है कि यहाँ पे उससे हीट बाहर निकलता है। तो ये सड़ने गलने के बाद जो होता है उससे हीट बाहर निकलता है, हीट बाहर निकलेगा, इसका मतलब उष्मा छेपी होगा, उष्मा शोषी नहीं होगा, उष्मा छेपी, जिससे निकले उष्मा छेपी और जो सोख ले उष्मा शोषी। तो याद रखेंगे, इस तरह से इसका जवाब जो होगा वो आपका उष्मा शोषी तो नहीं हो सकता है, उष्मा छेपी इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखेंगे आप कि साग सब्जियों का जो सड़ गल के जो कंपोस्ट तैयार होता है उसका जो है किस टाइप का अपक्रिया है, तो उष्मा छेपी अपक्रिया है। और नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आगे आज का प्रश्न से आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और ये प्रश्न का जवाब हम आपसे चाहेंगे, निम्न में से जो है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट, याद रखेंगे ये पीबी को लेड का जो है सिंपल होता है, और इसका जो वैलेंसी होता है +2 का भी होता है और एक सिंगल पीबी प्लस भी होता है, याद रखेंगे। इस तरह से दोनों होता है, जैसे आयरन में होता है फेरिक और फेरस वाला, +2 और +3। तो चलिए हम लोग इसका अगर यहाँ यूज करते हैं यहाँ से, और लिखता हूं नाइट्रेट जो होता है NO3 होता है, NO3 पे माइनस होता है। यदि पीबी से हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे अगर NO3 को, अगर तो हम ये देखेंगे आप कि ये फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा आपका PbNO3 का होल 2। तो ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट हो गया। और अब जब बोला है कि लेड नाइट्रेट जो है आपका, उसको आप क्या करेंगे यहाँ पे जब हीट करेंगे, और याद रहे हीट के सिंबल को आप ट्रायंगल टाइप का दे देंगे डेल्टा, तो इसे जो है हीट का सिंबल बोला जाता है। जब हीट होगा तो ये बनेगा Pb प्लस, और यहां से NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड है ये, सॉरी, 2 रहे तो डाई, 1 रहे तो मोनो बोलेंगे, और ये हो गया ऑक्सीजन। आपसे पूछा था यहाँ पे कि लेड नाइट्रेट को आप हीट करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं आपको लेड मिलेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ऑप्शन में चेक करेंगे तो O2 केवल बोला गया है, O2 तो नहीं केवल है, और आप देखेंगे NO2 तो ये भी मिला, ये भी मिला है, और इसमें जो है C में NO2 और N2 ये है यहाँ पे, तो N2 तो नहीं मिल रहा है तो इसे काट देते हैं, और यहाँ जो है NO2 और O2 ये दोनों मिल रहा है, तो इस वजह से जो है इसका ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल सिंगल जो है वो नहीं हम करेंगे, यहाँ राइट आंसर जो है होगा इसका डी हो जाएगा। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है आप लोग जो है चेक कर लें। चले आगे बढ़ते हैं, कौन जवाब दिया सर सही, सब सही दे रहा है, अच्छा आंसर देख के दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए, कारण भी बताइए। और देखिए सबसे जबरदस्त जो है यहाँ पे आ गया है प्रश्न, और आपके पास पूछ रहा है कि निम्न में से आप बताइएगा, निम्न में से कौन सा फार्मूला सही है। तो मैं आपको बता दूं यहां से कि आपसे वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछा जाएगा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, याद रखिएगा वॉशिंग सोडा। और एक आपसे पूछा जाता है कभी कभी बेकिंग सोडा का, यहां तो बेकिंग सोडा का जिक्र नहीं किया गया बट हम अब बता दे रहे हैं बेकिंग सोडा, याद रखिएगा। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, बताइए मुझे आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि इसका क्या फार्मूला होगा वॉशिंग सोडा का। चलिए वॉशिंग सोडा यानी कि जब किसी को कपड़ा धोने के लिए बोला जाता है तो उसका जवाब होता है ना ना हम नहीं करेंगे, तो ना ना का मतलब हो गया Na2, 2 बार ना ना बोलेगा वो, क्या बोलेगा 2 बार
ना ना बोलेगा। तो हम पूछेंगे उससे कि क्या क्या, मतलब क्या क्या बोल रहे हो तुम, तो यानी कि का CO3 हो गया। और तब वो बोलेगा कि भाई मुझे 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया। हम पूछेंगे क्यों, तो वो बोलेगा 10 रुपया मुझे चाहिए साबुन खरीदने के लिए। और साबुन जब वो खरीद लेगा तो धोने के लिए कपड़ा पानी की भी जरूरत होती है, तो बगल में आप पानी का फार्मूला जोड़ देंगे H2O। तो इस तरह से आप देखेंगे Na2CO3 10H2O जो होता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2O। याद रखेंगे आप, इसमें मैच करेंगे, आप देखेंगे Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर मिलेगा। और बेकिंग सोडा जो होता है वो खवा सोडा होता है, जिसे पाक सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है NaOH। याद रखिएगा NaOH, सॉरी गलत हो रहा है ये, यहां पे होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो याद रहे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां से अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में जो है यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन का मतलब वियोजन यानी टूटना, अपघटन का मतलब वियोजन। याद रखिएगा, नाम चेंज करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है कि अभिक्रिया कौन है। इसमें जो अभिक्रिया है उसमें पहचानना है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। और आप वियोजन अभिक्रिया में पढ़े हैं कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहता है। चलिए कमेंट कीजिए आप और बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो सर, ऑल इन, अच्छा आंसर देख के बोल रहे हैं लो। चलिए तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये है आपका कैल्शियम, यहाँ पे ये वाला सिंगल है और सिंगल जो है दो चीजों में टूटा है, तो आप जो है ऑप्शन सी को बोल सकते हैं कि ये जो है अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास प्रश्न आ गया, यहाँ पे एकदम जबरदस्त प्रश्न है। आप इसे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखेंगे Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम है आपका Al, ये आपका बना दिया है La2O3 और ये 2Fe दी गई है। तो इस अभिक्रिया की किस प्रकार की है, अभिक्रिया किस प्रकार की आपको ये बताना है। और इसी से एक क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, अगर वो बता देते हैं तो बड़ी बात है। इसमें तो आपको आंसर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ दे रहा हूं कि ये जो Al2O3 है, मुझे बताइए इसे क्या बोलते हैं, किस टाइप का ऑक्साइड है। एक क्वेश्चन मैं आपको बढ़ा दिया, ये किस टाइप का ऑक्साइड है Al2O3, बता सकते हैं तो बताइए। इसका आंसर आपके सामने ही है। ये तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि Fe के जगह पे Al आ गया, डिस्प्लेस हो गया, इस यानी कि विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और जो डी में है विस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इसका जवाब आप दीजिए तो मैं मानूं कि आप सही कर रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये आप जान लीजिए कि ये होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये किस टाइप का ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। संयोजन ऊपर वाला का, संयोजन नहीं होगा बाबू। संयोजन में आप देखेंगे, संयोजन में दो चीजें देखिएगा जुड़कर एकल चीज बनाता है, एकल एक चीज बनाता है। यहाँ पे Fe के जगह पर जो है वो Al आया है, यानी कि उसके जगह से उसको हटाया गया है। और जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे यौगिक से उसको हटाकर वहां बैठ जाता है तब वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोल रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड, बिल्कुल। और एक मुझे बता दीजिएगा उभयधर्मी का एग्जांपल, Zn भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। और उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जिनका नेचर, जिनका प्रकृति जो होता है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों किस्म का हो, अम्लीय और क्षारीय दोनों किस्म का हो। तो आप बोल सकते हैं कि वो जो ऑक्साइड है वो आपका
उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिएगा यहाँ पे, आप बताइए मुझे, इस तरह से याद रखिएगा। मुझे यहाँ बता सकते हैं धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं? कितने लोग जवाब दे सकते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति आप बताइए मुझे, फिर मैं अगला बढ़ता हूं क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं आपको। आप बताइए पहले। आप यहां देखेंगे 10 नंबर प्रश्न जो है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आप डालने से क्या होता है? यानी कि लोहा है उस पर आप HCl गिराएंगे तो क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। चलिए अभी आपसे पूछा गया था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्या होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है बाबू वो होता है क्षारीय। क्या होता है? वो होता है क्षारीय। याद करने का ट्रिक आप देख सकते हैं। ट्रिक जो होगा इसका, वो ट्रिक क्या होगा पता है आपको? आपको जब भी कोई चींटी, लाल चींटी या मधुमक्खी आपको डस लेती थी, इसका मतलब वो मेथोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल आपके अंदर डालती थी। तो उसे जो है आप जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए बेस को मिलाना जरूरी होता है, क्षारक को। ठीक है, तो आप देखे होंगे बचपन में जो है लोहा लोग रगड़ते थे जहां पे वो कांटा रहता था। समझ रहे हैं? तो लोहा का मतलब लोहा तो धातु है और रगड़ने पर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता था, धातु ऑक्साइड बनाता था। इसका मतलब धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी क्षारीय। और आपको जो है डंक, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल, और ये जो है क्षारीय और अम्ल मिलके क्या हो गया आपका न्यूट्रल हो जाएगा और आपको जो है उदासीन बन जाता है। और यहाँ पे आप जानते हैं उदासीन होने की वजह से आपको रिलैक्स फील होता है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा लौह पे, बताइए लोहा। लोहा जो है आपका उस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर क्या होगा? तो यहां देखेंगे ये है आपका Fe, लोहा है। आप इसमें डाल रहे हैं, आप देखिए इसमें भी यहां पे जो है +2 का भी चार्ज और +3 का, दोनों का होता है, 3 का भी। 2 पे फेरिक, 3 पे फेरस, याद रखेंगे। चलिए हमें इसे लेके बनाना है। तो यहाँ पे आप जब करेंगे आयरन हो गया, आयरन में आप डालेंगे HCl, तो आपका क्या बनेगा? अगर +2 वाला ले रहे हैं, क्लोरीन पे माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे कि FeCl2, आयरन क्लोराइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, या आप फेरिक भी बोल सकते हैं, आयरन फेरिक क्लोराइड। और यहां से आप देखेंगे कि यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से H जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। मुझे बताइए बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका संतुलित समीकरण बन गया। और मुझे बताइए कि जब आयरन पर, आयरन को जो है HCl से रिएक्ट कराया गया तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? तो आपको जनरली इसे आयरन क्लोराइड भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका आयरन क्लोराइड बन गया यहाँ पे, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। और आपका जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस भी आपको यहां मिल रहा है, याद रखिएगा। तो ये चीजें आपसे पूछा गया था, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए में देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस मिला और आयरन क्लोराइड मिला, इसका मतलब हो गया कि इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तरह से समझ के जब आप देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। गेस से रटेंगे याद नहीं रहेगा, याद कीजिएगा और भूल जाइएगा। समझकर जो है बनाइएगा तो परमानेंट कर पाएंगे। चलिए देखिए कितना जबरदस्त डायग्राम के साथ जो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है और पूछ रहा है जो श्वसन होता है मनुष्य में, जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप पहले देखेंगे यहां से कि पहले मुझे बताइए कि जो इंसान होता है वो क्या छोड़ता है? तो वो CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 रहे तो डाई, और अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल CO को क्या पढ़ते हैं, बता सकते हैं आप? 1 रहे तो मोनो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ता है
और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसको है? तो प्लांट्स, पौधों की जरूरत है, तो इसे जो है पौधा ले लेता है। याद रखिएगा, पौधा आप जितना लगाएंगे उतना जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है आपके वायुमंडल में कम होगी, और ये जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। गर्मी इसी वजह से बढ़ती है। आप ठंडी के दिन में, अभी चल रहा है ठंडी, आप देखे होंगे जब आप एक बिस्तर में, एक कमरे में ज्यादा लोग सोते हैं तो वहां ज्यादा गर्मी होती है। रीजन यही है कि इंसान वहां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और वहां पे जो है वो एनवायरमेंट जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, आप इसे याद रखिएगा। और पेड़ पौधा ऑक्सीजन को जो है यहां से निकालता है और इंसान को जरूरत है ऑक्सीजन की, याद रखिएगा। तो मुझे जो है इसको बताने से पहले कुछ और मैं बता देना चाहूंगा कि इस वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है, तो आप बोलेंगे 78% जो है नाइट्रोजन गैस है। ये सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन गैस, आपके वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है। अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाए कि इसकी मात्रा कितनी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है, याद रखिएगा। चलिए, और यहां से आप देखेंगे CO2 जो होता है आपका, उसका प्रतिशत तो 0.03% होता है, याद रखिएगा। और इसे जो है आप जोड़ लेंगे दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आप घटा लेंगे तो 1 से यानी 100% है, तो अदर गैसेस की वैल्यू निकल जाएगी, याद रखिएगा। ये सब वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है, गर्मी के लिए ये उत्तरदायी है। मुझे बताइए, श्वसन में इंसान O2 ले रहा है, और अब मैं बताया हूं कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन किसी चीज में ऐड हो जाए, आप उसे ऑक्सीकरण बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। मुझे बताइए, ऑक्सीकरण को आप किस नाम से जानते हो? तो आप जानते हो उसे किस नाम से? उपचयन के नाम से जानते हो। और यहां पे देखोगे कि ऑक्सीजन, श्वसन में ऑक्सीजन ऐड होता है हमारे शरीर में, श्वसन में जो है ऑक्सीजन ऐड होता है। ऑक्सीजन ऐड हुआ, इस वजह से ऑक्सीकरण यहां हो रहा है, और ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन, उपचयन बोलते हैं, उपचयन, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो उपचयन होगा, याद रखिएगा, उपचयन होगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में बिल्कुल आ रहा है तो आप कमेंट करते जाएंगे, आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। आपके पास जबरदस्त क्वेश्चन यहां आ गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये CuO कॉपर ऑक्साइड है, और इससे जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहां पे बना है कॉपर और यहां बना है H2O यानी जल। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभिक्रिया का जो टाइप है उसे पढ़ लेंगे, और ऊपर कर दे, नहीं दिख रहा क्या? चल, हो गया। चलिए अब देखेंगे आप इसको कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे। तो आप देखेंगे यहां से कि ये आपके पास था CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यहां से हाइड्रोजन जो है रिएक्शन किया और यहां से ये क्या बन गया, तो बना दिया कॉपर यहां पे, और यहां पे H2O बना दिया। तो आप यहां देखेंगे कि कॉपर से ऑक्सीजन यहां पे हट गया है, यहां पे ऑक्सीजन की कमी हुई है कॉपर से, लेकिन हाइड्रोजन में वहां पे उस साइड ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो यहां तो कमी हुई ऑक्सीजन की, बोलिए, और यहां इसका अधिकता यानी ज्यादा हो गया, यानी कि इसमें जुड़ गया, ज्यादा हुआ इसमें ऑक्सीजन, यानी कि जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, जुड़ गया है, ठीक है, इसमें जुड़ गया है, हाइड्रोजन में जुड़ा है, जुड़ गया है, और इसमें जो है इससे हट गया है, याद रखिएगा, इससे हट गया है। तो याद रखिएगा कि आपसे जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना जब ऑक्सीकरण कहलाएगा, तो यहां ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होगा सर ये कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन कहलाता है, ये रिडक्शन कहलाता है। और आपका जवाब होगा कि सर ये जो होगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। ऑक्सीजन का हटना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका क्या है।
और यहाँ पे देखिए जबरदस्त क्वेश्चंस आ गया है, इसे जरूर समझेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से यौगिक जो बनता है उसे क्या कहते हैं, बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो आप मुझे देखिए, ये जो है आपका वो NaCl, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका प्लस और ये आपका Cl, तो इसमें होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। ये बनेगा NaCl, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। और मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी किस में प्रवेश करता है, जिसमें आयन हो, जिसमें प्लस माइनस दोनों होता है, यही तो आयन होते हैं। तो आप आयन, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं कि विद्युत संयोजी भी होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं विद्युत संयोजित हैं। ऑप्शन इसका बी होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत आयन वाले में ही आएंगे जाएंगे। चलिए यहां से आप देखेंगे और याद रखिएगा ये NaCl है। NaCl अगर आपका ठोस अवस्था में है तो इसमें जो है विद्युत, ये विद्युत का कुचालक हो जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, बट गलित अवस्था में ये जो होता है ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। गलित अवस्था में ये विद्युत का सुचालक होगा, यानी कि इसमें पानी डाल देंगे तो ये विद्युत इसमें जाने लगेगा, लाइट जो है जाने लगेगा। लेकिन ठोस अवस्था में ऐसा नहीं होता है। रीजन से यहां देख लेंगे, ये प्लस और माइनस दो होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये दोनों जो है चिपक जाते हैं एक ही में, आयन अलग अलग नहीं होते हैं। और पानी में डालने के बाद ये आयन्स अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। और आगे का प्रश्न जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है आपका, बिल्कुल आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि 2 और फिर आपका है कॉपर और इसमें हुआ है ऑक्सीजन ऐड और आपका यहाँ बन गया है क्या, तो आपका 2 फिर कॉपर ऑक्साइड। याद रखिएगा इसमें हुआ क्या है, पहले चेक करते हैं हम देखेंगे यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहाँ कॉपर सिंगल था, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, तो योग हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया है। योग का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन जो है कॉपर में मिल गया है। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन जब किसी चीज में जुड़ता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब मुझे बताइए यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होगा, तो जिसमें वो जुड़ेगा, जिसमें जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर में जुड़ा है, यानी कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण जो है 1 नंबर में ही दिया गया है और यहाँ आंसर में आप देख सकते हैं कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन ए होगा इसका। याद रखिएगा एकदम आपको जो है रूल से पढ़ाए जाएंगे और बताए जाएंगे, याद आपको यहीं पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और ये सबसे जबरदस्त प्रश्न है, आप इसका आंसर दें। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण है, आप देखेंगे यहां समीकरण दिया है H2 + Cl2 और आपका जो है रिएक्शन करके बन गया 2HCl। आप मुझे बताइए किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप देखेंगे तीर के जो पहले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये भी आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा अभिकारक। और तीर के जो बाद होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिफल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट। मुझे बताइए यहाँ पे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रतिफल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। आपका जवाब आएगा और मुझे बहुत खुशी होगी, आप जवाब दीजिए कि उसे क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल प्रतिफल यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कौन सा समीकरण कहा जाता है। बताइए आपका क्या होगा आंसर।
संयोजन अपक्रिया, इरफान जी का आंसर है संयोजन अपक्रिया, और बिल्कुल राइट आंसर है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब दो या दो से अधिक अपक्रियाएं मिलते हैं अभिकारक और एकल प्रतिफल या उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अपक्रिया कहलाता है। और ऑप्शन बी में जो है आप देखेंगे एकल एक जो है एक संयोजन अपक्रिया होगा, और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपका वो 16 नंबर है, और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो द्विविस्थापन, इंग्लिश का मतलब हो गया, इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आपका अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। याद रखिएगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि H2 और O2 मिलके H2O बना दिए तो संयोजन होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है हमारा आंसर। यहाँ पे हमें द्विविस्थापन पूछा गया है, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये भी संयोजन है, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है H हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपस में मिलके हाइड्रोक्लोरिक बना दिया, ये भी जो संयोजन का एक उदाहरण है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब इसे आप देख लेंगे कि ये जो बोला गया है कि यहाँ Ag है, ठीक है, और यहाँ आपका NO3 यानी कि ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे बोला गया है आपसे कि ये जो है सोडियम क्लोराइड है। आप Ag को देखेंगे कि वो सोडियम के पास आया है, ठीक है, और सोडियम जो है Ag का जगह पे आया है, यानी कि यहाँ दो चीजें जो है आपस में अदला बदली किया गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसे AgNO3, ठीक है, और प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक का सूत्र होता है, ये इससे जो है साधारण नमक का सूत्र बोला जाता है, एग्जाम में ये भी पूछता है। और यहाँ आप देखेंगे AgCl होगा, और यहाँ Na, और फिर आपका यहाँ NO3 सोडियम नाइट्रेट। आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चंस में आप देखेंगे यहाँ जो Ag है वो यहाँ पे Na से जो है वो ट्रांसफर हुआ है, Na के जगह पे पहुंच गया। और आप यहाँ देखेंगे कि आपसे जो है यहाँ Na जो है वो Ag के जगह पर आ गया। इस तरह से क्या हुआ कि ये दो आए यहाँ पे जो तत्व हैं वो अपने जगह की आदला बदली कर लिए हैं। तो जब दो चीजें ऐसी करे तो उसे द्विविस्थापन बोलते हैं, अगर सिंगल किया होता तो एकल विस्थापन होता अभिक्रिया। तो इस तरह से जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसमें उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसी के साथ जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगले प्रश्न में भी आपसे बहुत इजी चीज पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में, यहां से आप देखेंगे निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यहां द्वि नहीं बोला है, सिंगल, याद रखिएगा। तो ये देखेंगे CO3 जो है ये दो जगह ब्रेक हुआ है, इसे तो वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है, तो हमें ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे। और ये जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये आपका Cl जो है, ये चीजें रिएक्शन करके दो चीजें बना रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं हमें दिख रहा है, तो ये भी हम यहाँ पे काट देंगे। और यहाँ देखेंगे ये आयरन है और यहाँ कॉपर सल्फेट है, और ये हो गया आपका आयरन सल्फेट और कॉपर। तो आप देखेंगे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आयरन ने क्या किया, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया, यानी आयरन जो है यहाँ पे आयरन, और ये है आपका कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के विलयन है। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए आयरन जो है वो क्या करेगा, कॉपर को हटाकर और खुद का स्थान वहाँ पे बना लेगा, और ये बनेगा आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर को वहाँ से हटा के आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें केवल एक जो तत्व है वो एक दूसरे यौगिक के विलयन से आपको जो है एक तत्व को हटाया है, सिंगल, तो इसलिए जो है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण जो है सी इसका राइट आंसर होगा। आंसर भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, और आप देख लेंगे अगला प्रश्न जो है ये आपको यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर रहा है। इसमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो इसमें जो लवण प्राप्त होता है
वो आपका क्या होता है, अविलय, यानी न घुलने वाला होता है। अगर वो घुल जाएगा तो फिर झाग कैसे बनेगा, याद रखिएगा, झाग बनता है और ऊपर जो है उसे निकाल के छान लिया जाता है, सुखाने के बाद जो है आपको लवण प्राप्त होता है, तो घुलता नहीं है पानी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। चलिए यहां से आप देखेंगे कि ये जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि वियोजन अपक्रिया नहीं है, इसमें पता करना है, वियोजन अपक्रिया नहीं है। आप देखेंगे पहली बात तो ये जो इक्वेशंस दिया है यहाँ पे देखेंगे एरो मार्क ही नहीं है, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंगल यहाँ पे अभिकारक है और सिंगल अभिकारक ब्रेक होके दो पार्ट में बट गया है, तो हम इसे बोलेंगे अपघटन अपक्रिया, इसे बोलते हैं अपघटन। और यहाँ भी आप एरो बना ही लीजिए, ये भी जो है सिंगल है और टूट के दो चीजों में हो गया, तो ये भी अपघटन आपका होगा। और उसमें पूछ रहा अपघटन कौन नहीं है, तो अभिघटन ए भी है, अभिघटन ए भी है, तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, इसमें पूछ रहा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ H2 और Cl2 दो अभिकारक हैं और मिलकर एक सिंगल प्रतिफल बनाए हैं, तो ये तो संयोजन अपक्रिया है, ठीक है। और जो है मानव में आप देखेंगे शरीर में भोजन का जो होता है पाचन, तो उसमें भोजन जब हम करते हैं तो वो भी उसमें ब्रेक होता है, टूटता है, तब भोजन मानव के शरीर में जो भोजन का पचना है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, यानी कि आपका अपघटन या वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो ये भी आपका जो है आपका आंसर नहीं होगा, तो आप देखेंगे राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये जो है संयोजन अपक्रिया है और आपसे पूछा गया था कि इसमें अपघटन कौन नहीं है, तो ये तीनों अपघटन है आपका ए, बी और सी, डी, तो इसमें सी जो होगा वो संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, इस वजह से इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। और अगले प्रश्न जो है आप देखेंगे, अगले प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है। पहले तो आप समझ लीजिए रेडॉक्स अपक्रिया होता क्या है, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ से कि आप बोलेंगे यहाँ से रेडॉक्स अपक्रिया जो होता है वो होता है पहले रिडक्शन, और रिडक्शन हो गया आपका अब प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, और ये मिल के देखेंगे आपका यहाँ पे बन जाता है क्या, तो इसका जो है रेड लिया जाएगा और इसका ऑक्स लिया जाएगा, तो ये बनेगा रेडॉक्स, तो ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक समूह होता है, संयोजन होता है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि रेडॉक्स में दोनों काम होना चाहिए, ऑक्सीजन आपका जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, यहाँ पे दोनों, यानी कि रिडक्शन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी होगा, तभी आप बोलेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा रेडॉक्स अपक्रिया पहचानने का तरीका कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस अपक्रिया में दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, तो उसका जो है आंसर आप पता कर सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। और राजा बोल रहे हैं कि इसका सी होगा, RDX अमन बाबू बी वाला होगा, इरफान सर कल से नीचे आंसर मत दीजिएगा, बिल्कुल कल से आंसर नहीं दिया जाएगा, और आप लोगों को जो है आज दिया गया था, कल से आंसर नहीं दिया जाएगा। चलिए आप इसको समझेंगे क्या होगा इसका आंसर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन जो है यहाँ पे सी वाले में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम के साथ हट गया, तो इसका मतलब हुआ कि हट जाना मतलब क्या, तो रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के साथ नहीं था ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो है दोनों काम हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस तरह से जो है यही आपका इसी रासायनिक अपक्रिया में रेडॉक्स रिएक्शन है, यही रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुआ हो। चलिए बिल्कुल बी वाला नहीं होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर डालिए किसका आप बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सबसे जो है जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा, और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ बुझा हुआ डाल दीजिएगा, बुझा हुआ चूना है। चलिए बुझा हुआ चूना, तो आप जान लीजिए कि पहले बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ जो होता है वो चूना, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र, चूने का रासायनिक सूत्र पहले आप जान लीजिए कि क्या होता है।
तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब आपसे पूछा है कि आप बताइए बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। आपसे अब पूछा जा रहा है कि बताइए इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ से कि किसी भी चीज को बुझाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो पानी की जरूरत होती है। CaO नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चंस में पूछा है कौन सा बुझा हुआ आंसर होगा, बुझे हुए चूने का पूछा जा रहा है, बुझे हुए चूने का। चलिए इसका हम देखते हैं यहां से कि बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ता है, और पानी में देखते हैं H2O होता है, तो इस तरह से हम OH का यहाँ पे होल 2 कर देंगे। देखेंगे यहाँ 2 भी है, H भी है, O भी है, तो H2O बन जाएगा इस तरह से। देखिए सेंस बताया जा रहा है याद रखने के लिए, बस H2O मान लीजिएगा, क्योंकि जल के सूत्र में H2O होता है और ये तीनों नजर आना चाहिए क्योंकि पानी से ही बुझाया गया है। तो आप देखेंगे जिस फार्मूला में नजर आएगा कैल्शियम के साथ, वो हो जाएगा बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो ये बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होगा। और ये जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है C, ये बिल्कुल गलत है, और राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन B होगा। समझ में आ रहा है आपको? यहां जो है आंसर देख के जितने लोगों ने टिक लगाया उनका बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये जो दिया गया है ये चूना पत्थर, संगमरमर और जो है आपके मार्बल का सूत्र है। याद रखिएगा, ये जब पूछे खड़िया का तब भी यही सूत्र करेंगे। खड़िया हो, चूना पत्थर हो, याद रखेंगे चूना पत्थर, तब जाके हम इसका करेंगे। या हमें संगमरमर बोले तब हम जाके यही करेंगे संगमरमर। ये सब संगमरमर का सूत्र है, चूना का है, आपका चौक का है, चौक भी बोले तो यही सूत्र होगा CaCO3। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन B होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त है और पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं 10 के पावर -6 इसे माइक्रो पढ़ते हैं। 10 के पावर -6 को क्या पढ़ते हैं? माइक्रो। और आप विद्युत धारा को एम्पियर मापते हैं तो बगल में एम्पियर लगा दीजिए। तो 10 के पावर -6 जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है और मुझे बताइए यहाँ से कि आपसे पूछा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, न्यूट्रल वायर जो होता है उसका रंग होता है, तो बिल्कुल जो है इसका ब्लैक होता है रंग। कैसा होता है? ब्लैक। याद रखिएगा इसका ब्लैक रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र यानी मशीन का उपयोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। तो आप देखेंगे फिगर में आपको जो है एक मशीन दिखाया गया होगा। इसे जो है आप समझ लीजिए कि किसी सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। याद रखेंगे उसमें ऊपर वाले को संकुचन बोला जाता है, संकुचन, और नीचे वाले को अनुशीतलन बोला जाता है, अनुशीतलन, अनुशीतलन। याद रखिएगा अनुशीतलन। तो एग्जाम में कभी कभी जो है वो डायरेक्टली पूछ देता है और संकुचन कितना है, अनुशीतलन कितना है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसे जो है आप देख लेंगे कि ये होता है स्फाइगोनोमैनोमीटर और इस यंत्र से जो है नापा जाता है। इस मशीन का नाम आप देखेंगे ये होता है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, आइए सबसे आसान क्वेश्चन और बाय ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। पूछ रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। चलिए आप जानते हैं कि उदासीन विलयन जो होता है, यहाँ पे उदासीन विलयन ध्यान से रखेंगे, उदासीन विलयन जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच वैल्यू, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो होता है 7 के बराबर। याद रखिएगा अम्लीय विलयन जो होते हैं, अम्लीय, याद रखेंगे अम्लीय विलयन जो होते हैं वो उनका जो होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान
ये 7 से कम रखा जाता है, 7 से कम होता है। इसका मतलब ये जो है ये 7 से कम होता है। और यहां से आप देखेंगे क्षारीय विलयन का जब पूछा जाए, क्षारीय विलयन याद रखिएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान जब पूछा जाता है तो ये 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछा रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। आप ट्रिक याद रखेंगे, और ट्रिक कहता है, वो ट्रिक है अनिल, एक अनिल नाम का लड़का है, इसे याद रखिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसी में आपका जो है आंसर छिपा है। और आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखेंगे नी है, नी का मतलब नीला, नीला को किया लाल, तो नीला को लाल करने वाला आगे में खड़ा है और अ का मतलब होता है अम्ल, यानी अम्ल जो है वो नीले को लाल कर देता है। और जब अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है तो बच गया आपका क्षार, तो क्षार किए क्या करेगा, आपको लाल को नीला कर देगा, याद रखिएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अम्ल का पीएच वैल्यू यहाँ क्या है देख लीजिए, अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है, तो 7 से कम इसमें आंसर ढूंढेंगे तो आप देखेंगे आंसर भी मेंशन है ए, और यहाँ 7 से कम जो है वो 5 है, वो भी ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आप इसे याद रखिएगा। और आपको जो है एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ, जब तक मैं अगला प्रश्न सॉल्व करूँगा आप बताइएगा कि एक प्रश्न मैं इसमें दे रहा हूँ याद रखने के लिए आपको, कि मुझे एक क्वेश्चन जानना है इससे, ठीक है। कि आपको बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, कमेंट कीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, तब तक मैं अगला देख रहा हूं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है। चलिए तो आप याद रखिएगा कि एक ट्रिक होता है इसका याद रखने के लिए, कि केदारनाथ का जो माली है, केदारनाथ का माली वो क्या करता है, केदारनाथ का माली आलू जो है जरा फीके से पकाता है। कौन है जी, आगे आओ, ये याद रखिएगा, तब पूरा सक्रियता श्रेणी आप याद रख सकते हैं। और इसमें देखेंगे आप कि केदारनाथ, ये केदारनाथ का है, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, ठीक है। आलू जो है, आलू जरा से फीके पकाता है, फीके पकाता है, याद रखिएगा, फीके पकाता है, पकाता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई पकाता है, ठीक है, फीके पकाता है, याद रखिएगा। तो इसी में मिल जाएगा आपको। आप देखेंगे इस तरह से ये बढ़ता है, इस तरह से जो घटते जाता है, ऊपर वाला सबसे बड़ा है। आगे बढ़ेंगे तो केदारनाथ का माली जो है आलू जरा फीके से पकाता है, तो आप देखेंगे सबसे अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम होगा। तो इसमें पोटेशियम देखिए सबसे अभिक्रियाशील, शुरू में ही आपको पोटेशियम मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दूसरे तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं कि केला ना, ठीक है, केला ना मांग, तो का मांग भाई, केला ना, तो कह रहा है केला नहीं मांगना है, तो ये पूछ रहा है क्या मांगे, तो वो कह रहा है आलू गाजर, ठीक है, समोसा यहाँ पे मांग लो, पकौड़ा पकौड़ी, जो भी बर्गर फर्गर मांगना है, फोफी ओफी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप केदारनाथ वाला ही याद रखिएगा, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने बायोलॉजी से आ गया प्रश्न, और बायोलॉजी से प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा, पहले तो मादा को समझ लीजिए, मादा से मतलब कि माँ, और स्त्री होता है मादा का मतलब फीमेल, याद रखिएगा, फीमेल से पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे फीमेल का जो है वो यहाँ पे जनन तंत्र का फिगर दिखाया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि इसमें तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो गर्भाशय जो है ये स्त्रियों में पाया जाता है, और उनमें जो है ओवले अंडा भी बनता है, और डिम्बाइनी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आपसे जो है ये शुक्रवाहिका वर्ड जो है ये पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं, ये महिलाओं में नहीं होता है। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ जो है आप आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपका जो है वो देखते हैं यहाँ पे कि पीरियोडिक टेबल से एक प्रश्न आया है आपके सामने।
ये है पीरियोडिक टेबल। इसका कहानी बहुत लंबा है बाबू, आप समझ लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल मैं आपको बता दूं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितने लोग 7 बोले। इरफान अली जी आप बिल्कुल सही है, कंटिन्यू बने रहे। इस्लामिक गर्ल ये कौन है जी? सी होगा। चलिए कोई भी हो, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जो है कंटिन्यू पढ़ाई करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। पर डे जो है 7 से 8 का सेशन चलेगा और यहाँ जो है सारे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आइए पीरियोडिक टेबल में पहले समझते हैं। आप देखेंगे ये आपके पीरियोडिक टेबल हैं, और पीरियोडिक टेबल में ये जो आपका इस तरह से जो लाइनिंग बनाया जाता है, ये खड़ा खड़ा वाला जो लाइनिंग बनाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ये हो जाता है ग्रुप। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ग्रुप। और जो पट वाले लाइन होते हैं आपके, इन्हें बोलते हैं पीरियड। और ये होता है आपका आवर्त। ये होता है आपका आवर्त। तो मैं बता दूं कि ये जो आपका आधुनिक है यानी मॉडर्न वाला जो निकला है, इसमें वर्ग की संख्या जो होती है वो होती है 18, और ये जो आवर्त है इसकी संख्या होती है 7। इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ जो ऊर्ध्वाधर बोला है इसका अर्थ होता है खड़ा यानी कि सीधा, यानी वर्ग पूछा जा रहा है तो 18 इसका राइट आंसर होगा। बट इसके बारे में और कुछ बता देते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिएगा इसमें जो ये 18 नंबर में आता है, इसके जो 18 नंबर में जो तत्व आते हैं इन्हें बोलते हैं निष्क्रिय गैस या अक्रिय तत्व जो है। ये याद रखिएगा निष्क्रिय। मैं आपको बता दूं निष्क्रिय, याद रखिएगा एग्जाम में 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन पूछ देता है कि इसमें निष्क्रिय उत्कृष्ट गैस कौन है, नोबल गैस। याद रखने का तरीका देख लीजिएगा कि हीना, नेहा और करीना का जीरेक्स जो है रंगीन है। हीना, नेहा और करीना का जीरेक्स जो है रंगीन है। बस याद रखिएगा कि यहाँ पे हीना है और नेहा है और करीना है, तो इनका जो जीरेक्स है वो रंगीन है। तो इस तरह से एग्जाम में आ जाए कि बाई एच, देखिएगा यहां से आप इसे याद कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं अच्छे तरह से, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इससे बनेंगे। आप बोल सकते हैं कि हीना, आप बोल सकते हैं कि नेहा, आप बोल सकते हैं कि भाई और करीना, 3 लड़कियां हैं तो 2 के बाद आप और जोड़ सकते हैं, तो हीना, नेहा और करीना, ठीक है। और यहां इसका जीरेक्स जो है, जीरेक्स का जो है वो रंगीन है, तो आप बोल सकते हैं कि हीलियम जो होता है वो निष्क्रिय गैस है, नियोन भी है निष्क्रिय गैस, आर्गन भी है निष्क्रिय गैस, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। याद रखेंगे एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन है कि बताइए मुझे कि शून्य ग्रुप के तत्व इसमें किसको बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ग जो 18 वाला है, ये इसी को शून्य ग्रुप का तत्व बोला जाता है, क्योंकि इनका वैलेंसी जो होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा, ये ऑक्टेट पूरा कर लिए होते हैं तो इनका वैलेंसी 0 होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 वर्गों में बांट दिया गया है, एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में बांट दिया जाता है इसे, याद रखिएगा। और मैं बताऊं कि ये फर्स्ट ग्रुप का अगर याद करना है तो आप बोल सकते हैं कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की जो है वो रब से फरियाद, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हलीना की रिबन किसने फाड़ी, हलीना की रिबन किसने फाड़ी। इस बात को याद रखिएगा। और ये दूसरे वर्ग के तत्वों को याद रखने का तरीका है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया राजी। देख लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हुआ राजी। इस तरह से आप तत्वों को याद कर सकते हैं चुटकुले के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए ना, जमदार एंड शानदार, बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी बैगन आलू को हम गाजर को थैला में रखे हैं। बताइए, इरफान अली जी हंस रहे हैं, बिल्कुल हम लोग इसको हंसते हंसते सीख जाएंगे। और यहाँ देखिए ना, कौन सी सीता गीता है, कौन सी सीता गीता, ये प्रभा, समझ रहे हैं, कौन सी सीता गीता प्रभा। मैं किसी सीता गीता प्रभा को नहीं जान रहा हूं। राजा बोला है गजब सर, यही आइडिया है। और ये देखिए ना बाबू,
आपको कहा जा रहा है कि ना पिए ऐसे सबके बीच, यानी सबके बीच में आपको नहीं पीना है, सबके बीच में आपको नहीं पीना है। अब मेरी मानिए तो किसी से लुका के भी मत पीजिएगा, क्योंकि पीना बुरी बात है। चलिए अब देखिएगा एग्जाम पे हो क्या रहा है। एग्जाम में आप लोग बैठे हैं, अब बगल से कोई टिप रहा है, तो टीचर देख लिया, तो आप उससे क्या बोल रहे हैं पता है? आप उससे बोल रहे हैं कि भाई ओ स्टाइल से टीपो, स्टाइल से टीपो। समझ रहे हो? टीपो मत, बट स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। और यहां देखेंगे कि 17 नंबर जो वर्ग है, इसमें कह रहा है कि फिर कल बाजार आई आंटी, फिर कल बाजार आई आंटी। मुझे बताइए, मैंने आपको बता दिया या नहीं बता दिया? और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो चिटकियों में आप याद कर सकते हैं। आप कंटिन्यू बने रहेंगे, विदाउट प्रेशर के आपको जो है एग्जाम का करा दिया जाएगा। और ऑल इन वन, गजब सर, गर्दा उड़ा दिए। गर्दा ही उड़ाना है बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो क्या है। चलिए, यहां बार बार आके मक्खी परेशान कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसको भी बहुत अच्छा क्लास लग रहा है, इसी वजह से बार बार आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। और इस तरह से आप देख लिए, खड़ा वाला लाइन को ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और जो है 18 इसकी संख्या है, और पट वाले की 7 संख्या है। याद रखिएगा, एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको रोना होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न बायोलॉजी के साथ, और इस तरह से बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आज जो है डिजिटल जमाना है, और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का मजा कुछ और होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा देखें तो। पूछा जा रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका जो है आपका, उसके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बताइए, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को आप जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फिगर आप देख सकते हैं यहां पे, क्या बोलते हैं पता है? आप उसे जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? अरे भाई, दो तंत्रिका जो उसके खाली स्थान को क्या बोलेंगे? तो खाली स्थान को आप बोलेंगे सिनेपस। क्या बोलेंगे? सिनेपस। और आप देख सकते हैं यह स्थान, यहां देख लीजिए, खाली आपको दिख रहा है यहां पे, और यहां से आपको बता दिया है कि ये आपका सिनेपस है। चलिए, बहुत सारे फिगर पे बताए जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपका 30 नंबर आ गया, और यहां कह रहा है कि एक मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला क्यों जाता है? तो भाई क्लोरोफिल को घोलने के लिए जो है ये काम किया जाता है, ताकि, और याद रहे कि क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पत्ते जो होते हैं या पेड़ पौधे वो हरे होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं पत्ती में जो है मंड परीक्षण किया जा रहा है, यहाँ से आप सब देख सकते हैं। इस तरह की बातें जो है, ये पत्ता हो गया आपका, और आप देख सकते हैं इस तरह से इसको डाल के उबाला जा रहा है। फिगर से अच्छे से समझ में आएगा और मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर से ही समझ में आएगा, देख के पढ़ने का मजा कुछ और होता है। चलिए, ये हो गया, याद रखने की थोड़ा सा जरूरत है। देखिए, ग्रेगर मेंडल जो थे, जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे को अपने प्रयोग में चुना था। मटर के पौधा। आपका आइडिया बहुत अच्छा है सर, राजेश जी बोल रहे हैं। और राजेश जी नहीं, ये इनके लड़के हैं, क्या नाम है, नाम इसका जो है भूल रहा हूं मैं, अभी बोल सकते हैं नाम? हाँ, नाम आप बता सकते हैं? चलिए, और शिवम मिश्रा भी बोल रहा है। चलिए, गजब, आज गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। और इसमें आप देखेंगे तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल मेटल की बात है, लेकिन बात यहां किया जा रहा है वंशागत। वंशागत तो ये जो है चार्ल्स डार्विन जो थे, ये इनके नियमों का प्रतिपादन किए थे। और देख लीजिए यहाँ पे कैसे इनका फोटो दिख रहा है। और ये देखिए फोटो, ये जो दाढ़ी आज लोग रख रहे हैं भाई, ये पुराने जमाने में रख चुके हैं। ये देख लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि आप ही रखे हैं, तो नहीं, ये भी रख चुके हैं, यहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतना पढ़ाई करते हुए भी देखिए इतना स्मार्ट दाढ़ी रखे हैं, तो आप भी पढ़िए और तरह तरह का जो है आप फैशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने के साथ पढ़ाई कीजिए पहले। और देखिए, क्या ऐसा हम लोग बुक में पढ़ सकते हैं कभी कि इस तरह से हमें मुकुलन, देखिए हाइड्रा दिखाया जा सकता है कि हाइड्रा कैसा होता है। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते। ये देखिए, ये आपको हाइड्रा दिखने को मिल गया भाई, बायोलॉजी इसीलिए मैं बोलता हूं। हाइड्रा आप देख सकते हैं, हाइड्रा।
ये हाइड्रा हम बुक में आज तक मैंने बता रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता नहीं था कि दिखता कैसा है। भाई किस चिड़िया का नाम है मुझे पता नहीं था। आज देखिए टेक्नोलॉजी ने जो मुझे हाइड्रा दिखा दिया। और देखिएगा तो हम लोगों के गांव में जो लौकी होता है उस तरह से दिख रहा है जी। हाँ सर, चलिए चलिए, लौकी जैसा दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ से कि देख रहे हैं ये सब कैसे दिखना रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये साइड का बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहीं से ये चीज क्या है, तो यहीं से ब्रेक कर करके फिर एगो दूसरा बन जाएगा। देख रहे हैं एगो यहीं से, ये देखिए छोटा सा निकला था और यहाँ पे ये साइड से और फिर बन के एगो इसी तरह से हाइड्रा बनते जा रहा है। तो भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को यानी इस प्रक्रिया को हम बोलते क्या है पता है आपको? इसको बोलते हैं कि भाई यहां से जो छेद हुआ था उसको मुनो, नहीं तो मुकुलन द्वारा क्या बन जाएगा, ये मुकुलन द्वारा हो जाएगा। समझ रहे हो? छेदवा को मून देना, नहीं तो मुकुलन द्वारा फिर दूसरा बन जाएगा। अब मुकुलन द्वारा होता है ये जो हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है, मतलब रिप्रोडक्शन की जो विधि होती है वो मुकुलन द्वारा होता है। नहीं तो छेद बंद कर देना इसका, ये नहीं तो मून देना इसको। अरे देहात में बोलते हैं मून दो, और नहीं तो हो जाएगा मुकुलन द्वारा फिर एगो नया बनेगा, और फिर कोई छेद होगा फिर एगो नया बनेगा, इसीलिए पीरी माटी से मून देना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जो है देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। बायोलॉजी पढ़ना है तो स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ना पड़ेगा, तो अभी तो मजा आएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे शानदार एंड जानदार आपके पास आ गया है और बोला है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग मतलब समझते हैं, इस तरह के बीमारी जो है, हाँ इस तरह का बीमारी बहुत खतरनाक होता है, समझते हैं। विषाणु से जो होता है, अभी आया था ना कोरोना, हिला के रख दिया था, आप लोग देखे होंगे। हाँ तो विषाणु जनित रोग बहुत खतरनाक होता है, बच कर रहिएगा, इसी उम्र में लगता है। आगे बढ़िए तो आप देखेंगे यहां से कि आप देख सकते हैं ये टाइफाइड दिया है, निमोनिया दिया है, हैजा है, इस तरह तरह की बीमारियां यहाँ पे दिया गया है, समझ रहे हैं। और इस तरह से आपको बता दिया जा रहा है बाबू कि ये छुआछूत वाली बीमारी हो जाता है, वही जीवाणु जनित बीमारी है, इस तरह से जीवाणु से हो जाता है। और समझ लीजिएगा अभी देख रहे हैं कि हम लोग हजामत जब बनाते थे पहले तो छूने से बना जाता था, और ब्लेड यूज क्यों किया जा रहा है पता है आपको? कि तरह तरह की बीमारी आ रहा है, अगर किसी का स्किन कटा हुआ है उस ब्लड से आपका भी कट गया, लग गया, तो बस आपको भी पकड़ लिया बीमारी, याद रखिएगा। हाँ डर के रहिएगा इरफान जी, बिल्कुल। आगे बढ़िए। हाँ वो तो है, बैक्टीरिया के शेप अलग अलग होते हैं, ये देखने में देख लीजिए किस तरह से है, इस तरह का आप देख लेंगे, फिगर देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आइएगा तो ये गोनोरिया बीमारी है, याद रखिएगा, खास करके स्त्रियों में होता है ये, और खुजलन होने लगता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये सिफिलिस भी बीमारी है आपका, जो है इसी तरह का जीवाणु जनित है। और इसमें से ये जो मास्सा होता है भाई, ये किसी जीवाणु द्वारा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर मास्सा हो जाएगा। ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ मास्सा, बिल्कुल सही बात, मास्सा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। और अगले प्रश्न में देखेंगे कि आपके पास पूछ रहा है कि इसमें पादप हार्मोन क्या है। हमारे शरीर में भी बहुत सारे हार्मोन हैं, आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तो मोछ दाढ़ी नहीं आता है, हार्मोन की कमी रहती है। सर सी नंबर टिक कर दीजिएगा, वही होगा, बिल्कुल नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखेंगे पादप हार्मोन, पेड़ पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है वो एक चीज ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, यहाँ से एबिस देख लेंगे आपका ये, और एथिलीन। तो आपका जो है याद रखिएगा साइटोकाइनिन, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में साइटोकाइनिन आपको मिला है, इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन होगा। इस तरह से सारे ऑप्शन दिया गया है कि एग्जाम में अगर इसमें से भी कोई पूछ रहा है तो याद रखिएगा। क्या इस तरह से बुक में मिल सकता है? आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, और स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं ताकि बाद में भी आप इसे देख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिएगा एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सब अब जो है इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक जो है आपको स्कूटर में निकल रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि चार्जिंग का सुविधा है, कहीं भी लगाइए चार्ज कर लीजिए। अपने यहाँ अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, आप घर पे खरीदिए स्कूटी या चार्ज कीजिए। इससे क्या होता है, इससे किसी तरह का जो है प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलता है। और आप देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं। अनुकूल का मतलब भाई कि पर्यावरण को जो है हानि ना पहुंचाए। तो
तो आप इसका आंसर सी बोल रहे हैं। बिल्कुल शाहिद बाबू, इसका आंसर जो होगा सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, पैदल चलेंगे, बताइए इससे कोई प्रदूषण फैलेगा? नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये तो उसके क्या अनुकूल है, और इसमें पूछ रहा अनुकूल नहीं है। अगर आप साइकिल से चल रहे हैं तो किसी तरह का आपको प्रदूषण फैलेगा? नहीं फैलेगा। चलिए, और यहां से अगर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो भाई धुआं फेंकता है कि नहीं? देखिएगा नो, पीछे बहुत धुआं फेंकता है पुराना हो जाने पर, तो ये जो है प्रदूषण फैलाएगा, और ये वातावरण के जो है अनुकूल नहीं है बाबू, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका राइट जो होगा वो सी हो जाएगा। ये वातावरण को जो है अनुकूल नहीं है, पर्यावरण को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। तो जितना ज्यादा हो इलेक्ट्रिक बाइक का यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया, और ये प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। और देख सकते हैं कि एगो यहाँ पे पलकवा लगा है, ऐसे वायरवा लगा के एगो बवलवा जलाया गया है, और देखिए कितना मजोर किया है। हाँ, बहुत मजोर किया है। ठीक है, एकरे मजोरा सब होई पढ़ाई, और तबे आई फर्स्ट डिवीजन एग्जाम में, समझ में आवे था। आगे बढ़ो और देखो बाबू, विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। अब P बराबर होता है क्या? तो W/T होता है। ठीक है, W माने कार्य, क्या कर था? लाइट में जाता था, काम नहीं होता। आगे देखो, तो अब P बराबर पूछा था, यानी कि कार्य कैसे मात्रक होला? जूल, तो एक के लिखा जाए जूल, और देख ले बाबू जूल, और नीचे में टाइम को होता है सेकेंड, तो आप लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। और ये जो है शक्ति, शक्ति का होता है वाट, यानी कि भाई आपसे ये भी पूछा सकता है कि 1 वाट बराबर कितना, तो आप कहिएगा जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड होगा, 1 वाट बराबर कितना, तो जूल प्रति सेकेंड। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें तो खाली विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा था, हमने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया। और यहां से इसका राइट आंसर जो होगा वाट हो जाएगा। और 1 वाट का वैल्यू यहां से क्या निकल गया? तो आप बोलेंगे सर जूल प्रति सेकेंड निकल गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम बता देंगे आपको। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके एग्जाम में आए, सारे चीज पढ़ा दिया जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो मजा आएगा, अभी तो बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न जो है, 1 मिनट, और कहाँ इसको छोड़े, थोड़ा इसमें भी बताते हैं। आप बता दीजिए, वाट तो हमने बता दिया, ये बोल्ट है। अब बोल्ट किसका मात्रक होता है? अब बोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? कौन बताएगा बोल्ट? चलिए, तो बोल्ट आप बताएंगे सर ये तो विभवांतर का होता है, ये होता है विभवांतर का। ठीक है, और जूल आप पूछिएगा तो ये तो कार्य का होता है। चलिए, और कूलम पूछिएगा तो हम कहेंगे सर कूलम है तो ये आवेश का होता है। कूलम जो होता है आवेश को होता है। चलिए, याद रहेगा? हैं? याद रहेगा तो आगे देखिएगा, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। चलिए, अगला प्रश्न आ गया, चलिए जबरदस्त। और यहां देखिए आ गया मेरा बादल मूवी का जो है घोड़वा, यहाँ पे बादल मूवी का आ गया है घोड़वा। ये देख रहे हैं घोड़वा, ये है तैयार एकदम 80 के स्पीड में दौड़ने के लिए। अरे कौन कौन करेगा इसका सवारी जी? चलो हम सवारी कह रहे हैं, सवारी कौन करेगा इसका? जानते हो घोड़ा कभी भी दौड़ता है, थकता काहे नहीं है? अच्छा, आप लोग करेंगे सवारी। चलिए अभी देखते हैं पिछवा क्या बना गया है। चलिए, घोड़ा दौड़ता है और थकता नहीं है, इसके पीछे का जो देखेंगे वो क्या है तरीका, आइए चेक करते हैं। तो इसके पास जो है वो देखते हैं हॉर्स पावर, यानी पावर होता है अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति बराबर भाई क्या होता है? अश्व शक्ति जो होता है ये क्या है? अश्व शक्ति जो है आपका, वो आप देखेंगे अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP बराबर जो होता है आपका हॉर्स पावर, ये कितना वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट होता है। याद रखिएगा, आप देखेंगे 746 वाट, याद रखेंगे 746 वाट होता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, अश्व शक्ति में कितने वाट? तो आपका जवाब होना चाहिए 746। क्या याद होना चाहिए? 746। चलिए 746 याद होना चाहिए, ठीक है, 746 याद होना
चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो देखेंगे इसमें 746 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आएगा स्क्रीन बोर्ड पे, वो है आपका, यहाँ देख लेंगे, विभवांतर का विभवांतर यहाँ पूछ रहा है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। देखिएगा इस तरह का मशीन हम लोग कभी देखे हैं, है? ये है विभवांतर मापने वाला यंत्र और यहाँ देखिए ये लगा है इधर से मीटर टाइप का और यही आपका कुंडिया यही बताएगा कि हाँ कितना विभवांतर है। समझ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से मशीन। बताइए हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे थे विभवांतर विभवांतर, अब मशीन का पता नहीं कैसा दिखता है। देख रहे हैं मशीन, तो बताइए विभवांतर मापता किसको है, तो ऊपरवा में लिखा है 10 वोल्टेज यानी V, तो यार भाई ये किसको मापता होगा, वोल्ट को मापता होगा विभवांतर। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर देख लीजिएगा, विभवांतर मापने वाला यंत्र जो होता है वोल्ट मापता है, इसीलिए वोल्ट मीटर इसका नाम है। तो यह मशीनवा है बाबू, यह मशीनवा का नाम है कौन सी, तो वोल्ट मीटर, ये करे नाम है वोल्ट मीटर। देख लो आज पहली बार, ना तो बस पढ़ाते रह जाए बुक से कि यह वोल्ट मीटर, अब पते ना समझ में आई कि वोल्ट मीटर होला कैसन। चलो आगे देखो, यह मशीन वोल्ट मीटर और नाप दिल जाला इसे विभवांतर। आगे बढ़े तनी, ऑप्शन डी बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और एमीटर दो है यहाँ पे, एमीटर भी एक तरह का यंत्र होता है और इसको जो है इससे धारा मापा जाता है, विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हम यूज कर लेते हैं एमीटर को। याद रखिएगा अगले प्रश्न में हो सकता है इसका यूज आ जाए। चलिए देखते हैं और अगला प्रश्न जो है यहीं पे आइए गया, देखिए ना आपके सामने आइए गया और अगला प्रश्न कह रहा है कि आइए गया। तो यही मशीनमा आपका जो है वो एमीटर है। अब बहुत जगह लिखा रहता है आमीटर, तो उससे डरने की जरूरत नहीं, एमीटर कहे या आमीटर कहे फर्क नहीं पड़ता है, नाम जैसा भी कहे मतलब एक होना चाहिए। तो यही है आपका, और ये विद्युत धारा माप के बता देगा कि कितना एम्पियर धारा जा रहा है, ठीक है। तो एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है और इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। बताइए मजा आया कि नहीं आज के क्लास में। और अगला प्रश्न आप देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है आपका आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है, आवेश का एसआई मात्रक। और आवेश को जो है यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, चार्ज। और चार्ज होता है दो तरह का, एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। और जब ई रहेगा प्लस और ई रहेगा माइनस और दोनों अलग अलग रहेगा तो एक बीचवा में लगेगा आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, दोनों एके में चिपकने के लिए बेचैन रहेगा, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। और जब ये दोनों प्लस प्लस रहेगा या दोनों माइनस माइनस रहेगा तो ये भागेगा एक दूसरे से दूर और रिपल्सन फोर्स बोलते हैं या इसे विकर्षण फोर्स बोलते हैं। हाँ याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। हाँ तो इस तरह से जो है आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछ दिया तो भाई आवेश का एसआई मात्रक यानी क्यू का पूछ रहा है आपसे, तो आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, ये विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको होता है, इसका एम्पियर आपने पढ़ा, ऐसा सेकेंड, ऐसे कूलम होता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा कूलम होगा। और आज जो है 40 का सेशन समाप्त हुआ और अगले बार हम लोग लेके फिर आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत बीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और शिव मित्रा कह रहे हैं मजा आ गया सर, मजा तो आएगा ही, एग्जाम आने दीजिए फिर देखिएगा ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आएंगे और आप लोग बना के आने के बाद बोलेंगे तो और मजा आ जाएगा। चलिए कंटिन्यू बने रहिए और अपने जो जानने वाले हैं दोस्त हैं उनको भी जो है वीडियो शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ पाएं। मजा आ गया सर इरफान बाबू। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से लेते हैं हम विदा और जो है हम कंटिन्यू बोलते हैं। चलिए तो बताइए आप लोग मुझे कि आज का क्लास कैसा लगा। सर नाइस सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू बाबू। प्रयास यही है कि आप लोगों को समझ में आए इजी तरीके से। अगर जो है मैं कुछ बोल रहा हूं अगर बुरा लगे तो आप लोग इसे जो है दिमाग पे न लेंगे क्योंकि समझाने के लिए जो है कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बोलूंगा कि आप लोग देखिए आप लोग के लिए जो है बहुत मेहनत किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टाइप करना क्वेश्चन
तरह तरह बुक से निकालना कि आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस कौन है, और तब जाके सर मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है इनको हेल्प कीजिए। और जानते हैं बच्चों में बहुत शक्ति होता है बाबू, जितने बच्चे हैं, जितने कोचिंग्स वाले बच्चे हैं आपके जानने वाले, सबके पास वीडियो शेयर कीजिए। मैं आप यही कहूँगा, अगर एग्जाम तक हम लोग आपके साथ हैं तो आप लोग भी हमारे साथ आइए, जुड़िए, और इतना इसको वीडियो को फैलाइए कि अगल बगल वाले लोग जो है इसे पढ़ लें। नहीं सर बुरा नहीं लगा कुछ भी, ठीक है बाबू, प्रयास यही रहेगा बुरा ना लगे लेकिन समझ में आए, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। समझ में आना चाहिए और इंटरेस्टेड बना के पढ़ाया गया है। हाँ, और बताइएगा आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का अब तैयारी करा जाए और बाकी सब्जेक्ट आप क्या कैसा तैयारी चल रहा है और किस किस सब्जेक्ट को तैयारी कराया जाए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सर को बताएंगे। और मंकेश सर से क्या अंग्रेजी का क्लास चलाया दिया जाए, बोलिए क्या पढ़ना चाहते हैं मंकेश सर से। जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर लेंगे, और जो सब्जेक्ट आपका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हुआ है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, उसका भी क्लास चलाया जाएगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं कल 7 से 8, बिल्कुल भूलना नहीं है। और कल आना है 7 से 8, 7 से 8 आप सभी के नाम याद रखिएगा, 7 से 8 आप सभी के नाम, 7 से 8 आप सभी के नाम। ऑब्जेक्टिव कराना है साइंस मैथ्स का, एसएसटी का, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट का कराया जाएगा। आप लोग कमेंट, इंग्लिश मंकेश सर से, बिल्कुल मंकेश सर जो है आप लोगों को जो है मैं मंकेश सर से बोलूँगा कि क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है इंग्लिश का कुछ ऐसा चीज़ करा दिया है ताकि उनका इंग्लिश भी ठीक हो जाए। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गजब, गर्दा गर्दा गर्दा, बिल्कुल गर्दा उड़ेगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। और 7 से 8 आप दिन में जो है, सुबह में उठ के, रात में उठ के, कभी भी कंटिन्यू जो है पढ़ते रहिए। और आप लोग मेरे नंबर पे या सर के नंबर पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए जो है आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। चलिए, 13 घंटा। मजा आया ना सर? आज कुछ कमेंट कर रहे हैं ना, तो जानते हैं, देखेंगे।